नमस्कार मित्रों, वाईफाई समर्पण की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। भाई साधारण ब्याज है वो तो हम पढ़ चुके हैं, अब अपने बात करेंगे आज चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। देखो आज का जो अपना चैप्टर रहेगा वो होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट इसको हिंदी में कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। इसको हिंदी में कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखो, अब चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है भाई? चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पे ब्याज। भाई चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है? ब्याज पे ब्याज। जैसे देखो, मान लेते हैं कि आपने 100 रुपया उधार दिया, जो अपना प्रिंसिपल है जो वो है 100 रुपया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट वो मैंने मान लिया है 10%, यानी 10% की दर से ब्याज लेगा। तो मूलधन है अपने पास कितना? 100 रुपया। तो 10% की दर से 1 वर्ष का ब्याज कितना बनेगा भाई? 10% की दर से 1 वर्ष का ब्याज कितना बनेगा? 10 रुपया बनेगा। यानी 100 रुपया तो ये होगा, प्लस 10 रुपया क्या होगा? ब्याज। यानी 1 वर्ष के बाद में जो टोटल रकम चुकानी पड़ेगी वो हमें कितनी चुकानी पड़ेगी? यहाँ पे 110 रुपया चुकाना पड़ेगा। भाई 100 रुपया तो अपना मूलधन हो गया, और 10 रुपया 10% की दर पे 100 रुपये का ब्याज हो गया 10 रुपया। तो यहाँ पे देखो कितना रुपया चुकाना पड़ेगा? 110 रुपया। अब मैं क्या करता हूं, इस 110 रुपये को वापस मूलधन बनाकर आगे के वर्ष के लिए इसे उधार दे देता हूं। भाई मैंने क्या किया, यहां पे 110 रुपया है, इसको वापस मैंने मूलधन बना के आगे के वर्ष के लिए वापस उधार दे दिया। तो अब इस पे देखो, आगे के 1 वर्ष के लिए इस पे ब्याज लगेगा। किस दर से भाई? 10% की दर से। तो 110 का 10% की दर से ब्याज निकालेंगे तो कितना आएगा भाई अपने पास? भाई 110 रुपया तो ये होगा अपने पास, प्लस 110 का 10% की दर से ब्याज निकालो 11 रुपया आ जाएगा। भाई आप इसका 110 का 10% निकाल दो, 0 से 0 कैंसिल आउट, कितना आएगा? 11 रुपया आएगा। तो यानी जो ब्याज बनेगा वो कितना होगा भाई? 11 रुपया होगा। तो कितना चुकाना पड़ेगा? 121 रुपया चुकाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे आप देखना कि भाई देखो, पहले यहाँ पे ब्याज लग रहा था 100 रुपये पे लग रहा है, यहाँ पे देखो ब्याज कितने पे लग रहा है? 110 पे। अब इस 110 के अंदर है क्या भाई? एक तो 100 रुपया जो पहले उधार दिया था वो, और साथ में क्या पड़ा? ये 10 रुपया ब्याज। अब देखो इस 10 पे ब्याज लग रहा है कि नहीं लग रहा? भाई 100 पे तो लगेगा ही लगेगा, पर इस 10 पर भी क्या लग रहा है? ब्याज लग रहा है। तभी तो देखो अब की बार ब्याज कितना आ रहा है भाई? 10 + 1 आ रहा है। देखो 11 रुपये आ रहा है। ये जो 10 रुपये ब्याज आ रहा है ये तो किस पे आ रहा है? 100 रुपये पे। और ये जो 1 रुपये का ब्याज आ रहा है ये किस पे आ रहा है? ये जो पहले मिला हुआ जो ब्याज है ना 10 रुपया, उस पे ये 1 रुपये का ब्याज आ रहा है। तो यहाँ पे देखो ब्याज पे ब्याज लग रहा है। इसी प्रकार आप आगे के वर्ष के लिए इसको वापस मूलधन बना के आप उधार दोगे तो देखो अब की बार ब्याज कितने पे लगेगा? 121 पे लगेगा। तो 121 के अंदर आप देखो 100 रुपया तो हो गया वो मूलधन, प्लस 21 रुपया क्या हो गया? ब्याज। तो देखो इस 21 पर भी तो ब्याज मिल रहा है ना आपको, इस 121 पर भी ब्याज मिल रहा है। तो यहां पर भी देखो ब्याज पे ब्याज मिल रहा है। तो यानी मैं कह सकता हूं कि जो ब्याज पे ब्याज होता है वही क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज होता है। अब अपने बात करते हैं इसके फॉर्मूले की कि इसके फॉर्मूले क्या है। भाई आपको देखो फॉर्मूले आपको आने चाहिए। कई बार क्या होती है कि परीक्षाएं आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लेती है। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है इसका। देखो पहला फॉर्मूला है क्या अपने पास? मैं बात करता हूं मिश्र धन की। मिश्र धन क्या होगा? अमाउंट। मिश्र धन की अगर बात करें तो मिश्र धन क्या होगा भाई? मूलधन इंटू 1 + दर बटा 100 पे घात लगेगी समय की।
पर घात किसकी लगेगी, यहाँ पर समय की घात लगेगी। अब यहां से अगर मैं चक्रवर्ती ब्याज की बात करता हूं कि चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला क्या होगा, चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला। तो भाई देखो, मैंने आपको जब साधारण ब्याज पढ़ाया था उस समय मैंने आपको बताया था कि ब्याज निकालते कैसे। भाई हम ब्याज कैसे निकालते हैं, अगर ब्याज की अगर मैं बात करूं तो ब्याज कैसे निकालते हैं कि जो मिश्र धन होता है उसमें से आप क्या घटा दो, मूलधन घटा दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। तो ब्याज आप कैसे निकालोगे, मिश्र धन में से मूलधन घटाकर। और हमारे पास देखो मिश्र धन क्या पड़ा है, ये रहा मिश्र धन, तो यहां पे आ जाएगा ये मिश्र धन, मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 पे घात समय, पे होल घात क्या होगी, समय होगी, माइनस आपको क्या करना होगा, मूलधन, माइनस हो जाएगा मूलधन। तो यहां पे देखो चक्रवर्ती ब्याज की अगर मैं बात करूं, सीआई की अगर मैं बात करूं कंपाउंड इंटरेस्ट, तो वो बनेगा यहां पे मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 का होल घात समय, माइनस करना होगा आपको मूलधन। तो इस प्रकार आप ये फॉर्मूले याद रख सकते हो। आप ये एक फॉर्मूला ध्यान में रखो और इसमें से आपको क्या घटाना, मूलधन घटाना है, क्योंकि मिश्र धन में से आप मूलधन घटा दोगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा, चक्रवर्ती ब्याज निकल के आएगा। अब आपको ये मैं बता देता हूं कि ये फॉर्मूला आया कैसे। भाई आपको इसकी थोड़ी बेसिक सी जानकारी पता होनी चाहिए कि ये फॉर्मूले आते कैसे निकल के। जैसे मैंने आपको साधारण ब्याज में भी बताया था कि भाई ये फॉर्मूले कैसे बनते हैं, कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला कैसे आया था निकल के। देखो जैसे मान लेता हूं कि मेरे पास ये मूलधन है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो R% है, यानी जो ब्याज की दर है वो कितनी है, R% है। तो अब यहां से अगर मैं निकालना चाहता हूं भाई 1 वर्ष की अगर मैं बात करूं कि 1 वर्ष के बाद जो मिश्र धन बनेगा वो कितना होगा। भाई मिश्र धन में क्या होगा, एक तो मूलधन होगा, साथ में क्या होगा, 1 वर्ष का ब्याज होगा। मैं अभी बात कर रहा हूं केवल 1 वर्ष के बाद जो मिश्र धन बनता है ना उसकी बात कर रहा हूं। तो 1 वर्ष बाद जो मिश्र धन बनेगा उसके अंदर क्या होगा, एक तो मूलधन होगा, साथ में इस मूलधन पे 1 वर्ष का R% की दर से ब्याज होगा। तो आप P का R% की दर से ब्याज निकालो तो कितना होगा, PR बटा 100। तो ये तो हो गया अपने पास मूलधन और ये क्या हो जाएगा, ब्याज। तो देखो ये बनेगा टोटल अपने पास मिश्र धन। इसको और मैं कैसे लिख सकता हूं भाई, यहां से देखो P कॉमन आ जाएगा, P आ जाएगा कॉमन, यहां से क्या बचेगा 1 प्लस P, देखो यहां से कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा R बटा कितना होगा 100। तो यहां पे देखो 1 वर्ष की बात कर रहा हूं तो देखो यहां पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा और इसको मैं क्या कह दूंगा, अमाउंट, बोले तो मिश्र धन। अगर मैं बात करूं अब 2 वर्ष की, अगर मैं बात करूं कि 2 वर्ष में कितना बनेगा, 2 वर्ष की अगर मैं बात करूं 2 वर्ष बाद तब कितना बनेगा, तो अगले वर्ष के लिए ये जो मिश्र धन है, अगले वर्ष के लिए ये जो मिश्र धन है वो मूलधन का काम करेगा। अब जो ब्याज लगेगा वो इस पे लगेगा, तो एक तो ये होगा इसके अंदर P कोष्टक 1 प्लस R बटा 100 प्लस इसका ब्याज होगा, ब्याज कितना होगा, R% होगा, तो P का R% निकाल दो, P कोष्टक 1 प्लस R बटा 100, यानी ये जो अमाउंट था इसका आपको क्या करना है, R% की दर से ब्याज निकालना है। तो ये तो देखो दूसरे वर्ष के लिए ये रहा मूलधन और इस पे जो ब्याज मिल रहा है वो रहा ये। अब यहां से आप देखो क्या कॉमन आएगा निकल के, यहां से देखो P इसमें पड़ा है, P इसमें पड़ा है तो P कॉमन आ जाएगा, साथ में देखो यहाँ पे क्या पड़ा है 1 प्लस R बटा 100, इसमें भी क्या पड़ा है 1 प्लस R बटा 100 पड़ा है, तो ये आ जाएगा कॉमन 1 प्लस R बटा 100। यहां से देखो क्या बचेगा मेरे पास, 1 बचेगा प्लस, यहां से देखो क्या बचेगा भाई, देखो P कोष्टक 1 प्लस R बटा 100 ये तो कॉमन आ चुका है, हमारे पास क्या बचा है R बटा 100। अब यहां पे आप देखो P कोष्टक 1 प्लस R बटा 100, देखो 1 प्लस R बटा 100
प्लस 1 प्लस आर बटा 100, 1 प्लस आर बटा 100। ये देखो दोनों सेम है। अगर मैं कहूं कि x इंटू एक्स, अगर मैं कहूं कि x इंटू एक्स, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये दोनों यहां पे सेम है, तो क्या बनेगा, p कोष्टक 1 प्लस आर बटा 100। यहां पे देखो ये 2 बार आ रहा है, मतलब घात कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 2 आ जाएगी। तो ये क्या बनेगा, 2 वर्ष के बाद का मिश्र धन यानी अमाउंट। तो यानी यहाँ पे देखो जब 1 वर्ष था तो यहाँ पे देखो घात 1 आ रही थी, यहाँ पे जब 2 वर्ष होगा तो घात कितनी आएगी, 2 आएगी। तो यानी मैं कह सकता हूं कि इसका क्या बनेगा भाई अपने पास। देखो मैं क्या कह रहा था कि यहाँ पे देखो पी हो मूलधन दिया हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो आर, अगर टाइम रहे यहाँ पे टी, तो भाई यहाँ पे जो समय देखो 2 वर्ष आ रहा है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, टी। तो यानी अमाउंट यानी मिश्र धन बराबर क्या होगा, मूलधन कोष्टक 1 प्लस आर बटा 100। भाई अगर जो समय, यदि जो मूलधन अपने पास वो अगर टी समय के लिए उधार दिया जाए, देखो 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया था तो यहाँ पे 2 आ रहा था, 1 वर्ष के लिए हो तो 1 होगा, 3 वर्ष के लिए हो तो यहाँ पे 3 होगा। तो अगर टी टाइम के लिए हो, टी टाइम के लिए, तो यहाँ पे कितना आएगा, टी आएगा। और ये तो था अपना फॉर्मूला मिश्र धन का कि मिश्र धन बराबर मूलधन कोष्टक 1 प्लस दर बट्टा 100 पे होल घात समय। तो ये इस प्रकार ये फॉर्मूला निकल के आ रहा है। तो आपको केवल ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, अपने इनसे क्वेश्चन नहीं करेंगे, आपको केवल ये आना जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर। अब अपने बात करेंगे क्वेश्चन की। देखो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, 1000 रुपए का 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। हमें देखो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है वो ज्ञात करके बताना है। तो यहाँ पे इसको मैं पहले तो फॉर्मूले से आपको मैं बता रहा हूं कि एक बार मैं आपको फॉर्मूले से बता देता हूं। देखो क्या बनेगा इसका सॉल्यूशन। फॉर्मूला क्या है भाई अपने पास, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 प्लस दर बटा 100 पे घात कितनी होगी, टी, माइनस क्या होगा, मूलधन। ये था अपने चक्रवृद्धि ब्याज का, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यह था। इसके अंदर जो डाटा दिया वो रख दो आप। देखो यहाँ पे 1000 क्या होगा अपना प्रिंसिपल होगा, 10% की दर यानी जो रेट होगी वो 10%, 2 वर्ष का टाइम यानी जो टी है वो कितना होगा, 2 होगा। ये एज इट इज उठा के आपको यहाँ पे चिपकाना है। तो देखो यहाँ पे हो गया मूलधन कितना है 1000, 1 प्लस आर की जगह कितना होगा 10 बट्टा चलेगा 100 पे घात देखो टी कितना अपने पास 2 वर्ष, तो यहां पे आ जाएगा 2 माइनस पी कितना होगा भाई 1000, पी कितना होगा 1000। अब यहां से इसको आप सॉर्ट आउट कर लो। ये देखो 1000 इंटू, अब यहां से देखो ये देखो 0 से 0 हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब देखो 10 और ये देखो 10 इंटू 1 और प्लस 1 ये होगा, तो 10 इंटू 1 कितना हो गया 10 और प्लस 1 ये होगा कितना होगा 11, तो ये हो जाएगा 11 बट्टा 10 पे होल घात कितनी आएगी 2। अब यहाँ पे देखो होल घात 2 आ रही है, तो आपको क्या करना है भाई, इसको आप डायरेक्ट ही खोल दो, यहाँ पे डायरेक्ट ही खोल दो, या फिर एक स्टेप बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो। माइनस हो जाएगा कितना 1000, तो देखो 1000 इंटू 11 पे घात 2, तो 11 पे घात 2 कितना होगा 121 बट्टा 10 पे घात 2 कितना होगा 100 माइनस कितना होगा 1000। अब यहाँ पे देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो हो गया, कैंसिल आउट। 121 इंटू 10 करोड़ कितना होगा, 121 इंटू 10 करोड़ तो कितना होगा ये भाई, CI बराबर अपने पास कितना होगा ये 121 इंटू 10, ये हो जाएगा 1210 माइनस कितना चल रहा है 1000 चल रहा है माइनस। अगर आप 1210 में से 1000 घटाओगे तो कितना बचेगा हमारे पास 210 रुपए। तो जो ब्याज बनेगा वो कितना होगा 210 रुपए होगा। भाई सिंपल सी है, यहाँ पे ये फॉर्मूला रखो, फॉर्मूले के अंदर ये डाटा रखो और उसको आप सॉर्ट आउट करो, बस
जनरल से आपको कैलकुलेशन करनी है, तो वो निकल के आ जाएगा 200। अब देखो इस ये फॉर्मूले से आप करते हो तो देखो बहुत ही लॉन्ग जाता है, यहाँ पे टाइम भी कम से कम मान के चलो तो 1 मिनट का लग जाता है। कितनी भी मतलब आसान कैलकुलेशन हो तब भी 40 से 50 सेकेंड लग जाती है। अपने में आपको अलग अलग तरीके बताऊंगा जिसके अंदर आप मात्र 10 से 20 सेकेंड में निकाल सकते हो। अब मैं आप सेकेंड तरीके की बात करता हूं। देखो सेकंड मेथड की अगर मैं बात करूं, मैंने आपको देखो साधारण ब्याज, अगर चलो यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज ना होता, साधारण ब्याज होता, तो हम भाई कैसे करते हैं भाई। मैंने आपको जब साधारण ब्याज पढ़ाया उस समय मैंने आपको बताया था इनकी जो इफेक्टिव रेट है ना वो निकालना बताया था कि जैसे यदि साधारण ब्याज होता तो आप क्या करते, पहले वर्ष का 10%, फिर देखो दूसरे वर्ष का 10%, तो 2 वर्ष का कितना होता, 20% होता। तो ये जो 20% आ रहा है ना ये इफेक्टिव रेट होती है, तो आप डायरेक्ट 1000 का 20% निकाल देते। लेकिन यहाँ पे साधारण ब्याज नहीं है, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज है, तो यहाँ पर ब्याज पे ब्याज लगेगा। तो अगर मैं यहाँ पे इफेक्टिव रेट निकालना चाहता हूं तो कितनी बनेगी, तो देखो पहले वर्ष आपको ब्याज मिलेगा 10, पहले वर्ष जो ब्याज मिलेगा वो 10% होगा मूलधन का। अब मैं बात करता हूं दूसरे वर्ष की। अगर दूसरे वर्ष की बात करूं तो देखो दूसरे वर्ष में 10 तो ये मिलेगा ही मिलेगा भाई, पहले वर्ष 10 मिल रहा है, दूसरे वर्ष भी 10 मिलेगा मूलधन का। पर दूसरे वर्ष जो पहले वर्ष देखो यहाँ पे ये ब्याज मिला है ना, जो पहले वर्ष यहाँ पे ब्याज मिला है इसका भी तो 10% मिलेगा। तो यानी दूसरे वर्ष में टोटल कितना होगा भाई, इस 10 का 10% भाई, ये जो है 10% भाई, दर कितनी है 10%, तो पहले वर्ष में जो ब्याज मिलेगा मूलधन का 10% होगा। दूसरे वर्ष में ये पूरा दूसरा वर्ष हो गया, इसके अंदर अगर बात करूं तो मैं ये जो 10 मिल रहा है ये मूलधन का 10% हो गया। पर यहाँ पे इससे पहले वर्ष में ये जो 10 ब्याज मिला है इसका भी तो 10% ब्याज मिलेगा, तो यहाँ पे इस 10 का 10% और मिलेगा। तो दूसरे वर्ष की अगर मैं बात करूं तो 10 तो ये हो जाएगा, और यहाँ से देखो 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो, तो यहाँ पे 1% ये बनेगा। टोटल दूसरे वर्ष में 11 होगा, 11 और ये 10 कितना हो गया 21। यानी दूसरे वर्ष में जो टोटल ब्याज मिलेगा वो 21% होगा। और देखो साधारण ब्याज में 20 आ रहा था, तो चक्रवृद्धि ब्याज होने के कारण कितना आ रहा है 21 ब्याज पे ब्याज। अब देखो आप निकाल दो इसका चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे देखो 2 वर्षों में 21% मिलेगा, 1000 का 21% निकाल दो डायरेक्ट, 1000 का 21%, 1000 का 21% निकाल दो। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 21 इंटू 10 कितना होगा 210 रुपए। तो जो 2 वर्ष का ब्याज बनेगा वो कितना होगा 210। ये देखो मेथड जो आपको ऐसे दिया हो 10%, 15%, 20%, 5%, 30, 40%, 50% ऐसे, तब ये बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होती है। लेकिन कई बार क्या है कि जैसे आपको पॉइंटों में दे उस कंडीशन के अंदर, जैसे 8 से 1/3 दे, उस कंडीशन में थोड़ी कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाती है। तो आप ये तभी यूज लेना जब 10%, 20% दिया हुआ हो। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट थर्ड मेथड की बात करता हूँ, तीसरी मेथड। देखो थर्ड मेथड की बात करते हैं अपने। इसके अंदर आप देखो कि आपको दे रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो आपको क्या करना है भाई, इस 10% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, यानी भिन्न के अंदर बदल दो। तो इसका देखो आप परसेंटेज हटाओगे, बटा करोगे 100, तो ये कितना होगा 10/100, 1 0 से 1 0 कटेगा, कितना होगा 1/10। और ये सबको आता ही होगा भी परसेंटेज कैसे हटाया जाता है। तो ये जो बनेगा वो कितना होगा 1/10। इसका देखो मतलब क्या होता है, इसका देखो मतलब क्या होता है कि जब आप 10 रुपये उधार देते हो ना, तो आपको 1 वर्ष के अंदर 1 रुपये का ब्याज मिलेगा। जब आप 10 रुपये उधार देते हो तो आपको 1 वर्ष के अंदर 1 रुपये का ब्याज मिलेगा। इसका मतलब ये होता है। तो यानी अगर मैं यहाँ पे
प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालना चाहूं तो क्या बनेगा भाई? यहां पे देखो मूलधन कितना हो गया, 10 हो रहा है मूलधन, उस पे एक ब्याज मिल रहा है, तो 1 वर्ष बाद मिश्र धन कितना बनेगा? 10 रुपये तो मूलधन और 1 वर्ष 1 रुपया हो गया ब्याज, कितना होगा? 11। 10 से ये कितना हो रहा है? 11। 1 वर्ष में अगर मैं दूसरे वर्ष की बात करूं तो दूसरे वर्ष में भी क्या होगा? 10 से 11 ही बनेगा भाई। दूसरे वर्ष में भी कितना होगा? 10 से 11 बनेगा। लेकिन पूरे 2 वर्ष की अगर मैं बात करूं, पूरे 2 वर्ष की अगर मैं बात करूं तो कितना होगा? देखो 10 इंटू 10 कितना हो रहा है? 100। 11 इंटू 11 कितना हो रहा है? 121। तो अगर मैं बात करूं पूरे 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद में देखो कितना होगा? 100 से 121। ये देखो वो फॉर्मूला ही है एक तरीके से, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। ये था अपने पास अमाउंट का फॉर्मूला था 1 + 10/100। अब यहाँ पे टाइम कितना है? 2, तो ऊपर घात आ जाएगी 2। तो ये देखो P, यहाँ पे देखो ये देखो 0 से 0 कैंसिल आउट, इनटू ये कितना होगा? 11/10 पे घात 2, पे घात कितनी आ जाएगी? 2। तो ये हो जाएगा अपने पास P इंटू 121 बटा कितना होगा? 100। देखो जो मूलधन था वो 2 वर्षों में, उसका 121/100 हो रहा है, और यहाँ पर भी देखो 100 और 121 ही का तो रेशियो आ रहा है, 100 और 121 का ही तो रेशियो आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक ही वर्ष की बात करता, तो ये कितना होता? अगर एक ही वर्ष की बात करता तो ये कितना होता? देखो 11/10, यहाँ पर भी देखो 10 और 11 का रेशियो है। यहाँ पे ये रेशियो बन रहा है, जो नीचे वाला होता है वो प्रिंसिपल होता है और ऊपर वाला होता है वो मिश्र धन होता है, यानी 10 से 11 हो रहा है। यहाँ पर भी एक वर्ष में देखो 10 से 11 हो रहा है। अगर इसको हम फिर आगे के वर्ष के लिए बात करता तो यहाँ पे क्या बनता? आगे के वर्ष के लिए देखो मूलधन का काम करता, ये पूरा का पूरा मूलधन का काम करता, तो फिर आगे के वर्ष के लिए कितना बनता? 11/10 बनता। तो ये देखो 10 से 11, पूरे 2 वर्ष की बात करूं तो देखो पूरे 2 वर्ष में 121/100, यानी 100:121 आता। तो ये जो हमारा है ये क्या होगा भाई? यहाँ पे प्रिंसिपल, यानी ये यूनिट में आ रहा है 100 यूनिट, और ये कितना आ रहा है? 121 यूनिट। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 21 यूनिट है भाई। 100 यूनिट तो अपने पास मूलधन हो गया, 121 यूनिट क्या हो गया? अपने पास मिश्र धन। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो तो क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज होगा, और वो कितना है? 21 यूनिट है। अब मैं बात करूं कि चक्रवृद्धि ब्याज 21 यूनिट बराबर कितना आएगा, तो भाई देखो अपने पास जो मूलधन है वो कितना है? 100 यूनिट, और क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 1000। तो मैं कह सकता हूं 100 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी भाई? डायरेक्ट यहाँ पे क्या होगा? 100 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 1000 रुपए के बराबर। तो देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 10 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 10 रुपए। आपको चाहिए यहाँ पे 21 यूनिट, तो 21 से आप गुणा कर दो तो कितना होगा? कितना बनेगा यहाँ पे? 210। भाई 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो 21 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 210 हो जाएगी। तो यहाँ पे जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना बनेगा अपने पास? 210। अगर आपको यहाँ पे अमाउंट पूछे मिश्र धन, तो वो 121 यूनिट आप निकाल सकते हो भाई। देखो 100 यूनिट बराबर कितना? 1000। इसके आप 1 0 चिपका दो तो ये क्या बनेगा? अपना जो मूलधन दे रखा है वो बनेगा। तो इसके भी आप 1 0 चिपका दो तो ये क्या बन जाएगा? अपने पास मिश्र धन बन जाएगा। अब मैं बात करता हूं आगे वाला जो तरीका है उसके बारे में। देखो 3 हो चुके हैं अपने, आगे वाले तरीके की बात करता हूं। अब देखो नेक्स्ट तरीके की बात कर रहा हूं। अभी ये क्वेश्चन नहीं केवल तरीका, देखो 4th तरीका। अब इसके अंदर देखो अपने पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 10%। ये आपको दे रखा है 10%। इसको आप फ्रैक्शन में बदल दो, कितना बनेगा? 110। अब आपको देखो मूलधन आपको दे रखा है कितना? 1000 दे रखा है। ये आपका मूलधन हो गया अपने पास 1000। टाइम है आपके पास 2 वर्ष, फर्स्ट वर्ष और सेकेंड वर्ष। अगर यहाँ पे देखो आप पहले वर्ष ब्याज कितना मिलेगा भाई? मूलधन का 1/10, और दूसरे वर्ष भी कितना मिलेगा? मूलधन का 1/10। 1000 का आप 1/10 निकालो
भाई इसको आप इधर 1/10 से गुणा करो, 0 से 0 कैंसिल आउट, कितना आएगा 100 आएगा, यहां पे आ जाएगा 100, और दूसरे वर्ष भी कितना होगा 100। ये ध्यान रखना यहां पर कि यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर समान है प्रत्येक वर्ष के लिए, तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो ब्याज बनता है, भले 2 वर्ष हो, 3 वर्ष हो, 4 वर्ष, वो सबके लिए सेम बनता है। यहाँ पे 100 आ रहा है तो यहाँ पर भी 100, यहाँ पर भी 100, यहाँ पर भी 100, जितने भी वर्ष है उसमें सब में 100 आएगा, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर क्या हो, समान हो उस कंडीशन में। अब देखो, ये तो देखो पहले वर्ष का हो गया ब्याज, इससे पहले कोई ब्याज नहीं मिला हुआ। दूसरे वर्ष की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो दूसरे वर्ष के अंदर ये जो ब्याज आ रहा है वो तो मूलधन का आ रहा है, इससे पहले जो ब्याज मिला हुआ है उसका भी तो 10% मिलेगा, यानी इसका आप 10% निकाल दो, यानी 1/10 निकालो, 100 का 1/10 कितना होगा 10। तो यहाँ पे देखो टोटल कितना हो रहा है। अब ये ध्यान रखना कि जो ये ऊपर वाली लाइन है, ये जो ऊपर वाली लाइन है, ये हमेशा सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज होगा। देखो इसमें कहीं पर भी ब्याज पे ब्याज नहीं मिला हुआ, लेकिन ये पूरा का पूरा ये क्या बनेगा, चक्रवर्ती ब्याज। अगर मैं SI की बात करूं तो SI कितना होगा, 100 + 100 200 आ जाएगा। SI कितना आ जाएगा अपने पास 200। अगर पूरी मैं CI की बात करूं तो CI के अंदर देखो क्या होगा, चक्रवर्ती ब्याज में क्या होगा, देखो 100 200 और +10, ये ब्याज का ब्याज भी जुड़ेगा इसमें, तो कितना हो जाएगा भाई 210। तो अगर मैं CI की बात करूं यानी चक्रवर्ती ब्याज की बात करूं तो चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा 210 होगा। इसमें ये ध्यान रखना ये लाइन होगी साधारण ब्याज और पूरा का पूरा क्या हो जाएगा अपने पास चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा यहाँ पे। अब मैं बात एक चीज और ध्यान रखो, जैसे कई बार चलो अभी तो है ना यहाँ पे ये पूरा कटने वाला था, कल को यहाँ पे अगर ये ऐसा होता 1/9 आता, भाई 1/9 आता, अगर यहाँ पे 1/9 आता और आप जैसे 1000 का 1/9 निकालते तो यहाँ पे फिर पॉइंटों में आता। तो आपको ये चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि यहाँ पे क्या आता, पॉइंटों में आता। तो उस कंडीशन के अंदर क्या है कि थोड़ा जो कैलकुलेशन वो डिफिकल्ट हो जाती है। तो आपको क्या करना है कि ये जो दिया हुआ है ना आपके पास मूलधन, आप ये ना रख के अपनी तरफ से भी आप रख सकते हो भाई, आप ये ना रख के अपनी तरफ से भी रख सकते हो। जैसे देखो आप अपनी तरफ से आप कुछ भी मान लो आप मूलधन, पर मैं आपको बता रहा हूं उस तरीके से आप मान लो। देखो जैसे टाइम 2 वर्ष है, अगर टाइम 2 वर्ष है तो आपको क्या करना है, इस पे समय की घात लगा दो, इस पे समय की घात। जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो उस कंडीशन में आ रहा है 1/10, तो जो बट्टे में आ रहा है ना केवल उसी पे समय की घात लगानी है। तो 10 पे घात आप 2 लगा दो, कितना बनेगा 100, ये कितना हो जाएगा 100। तो मैंने मान लिया जो मूलधन है वो 100 यूनिट है, यूनिट में मान लिया। आपकी बार एग्जैक्ट मैंने नहीं लिया, ये 100 यूनिट लिया है। इससे क्या है कि आपके पॉइंटों में नहीं जाएगा, यदि कई बार पॉइंटों में जाने वाला हो तो। अब आपको पहले वर्ष 1/10 मिलेगा, दूसरे वर्ष भी 1/10, वही फंडा। 100 का 1/10 कितना होगा 10, इधर भी 100 का 1/10 कितना होगा 10। लेकिन दूसरे वर्ष ब्याज का ब्याज तो मिलेगा भाई, जो पहले वर्ष ब्याज मिला इसका भी 10%, यानी 1/10 निकालो कितना होगा 1 होगा। तो यहाँ पे देखो टोटल SI की बात करूं तो SI होगा 10 और 10 20। पहली लाइन हमेशा साधारण ब्याज होगी SI, ये कितना हो जाएगा 20 यूनिट हो जाएगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो ये जो पूरा का पूरा फंडा होगा ये क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो 10 10 20 और 1 21 यूनिट होगा। अब मूलधन हमारे पास 100 यूनिट और मूलधन है कितना 1000, तो मैं कह सकता हूं 100 यूनिट है वो 1000 के बराबर है। तो देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है 10, तो 21 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 210 और 20 की कितनी होगी 200। तो ये आसान रहता है, वो आसान इसलिए रहता है कि कई बार पॉइंटों में चला जाता है। तो अपने बात करते हैं अब नेक्स्ट तरीके की। अब देखो नेक्स्ट तरीके की अगर बात करें अपने 5 नंबर मेथड नंबर 5। देखो एक बार में इसकी जितने भी मेथड वो सारे मैं आपको मेथड बता देता हूं, फिर आगे जो हम करेंगे उसके अंदर मैं आपको केवल 2 मेथड से पूरी प्रश्नावली को कंप्लीट करवाऊंगा। एक बार मैं आपको बता देता हूं
ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ गुणांक को वो ध्यान रखना है भाई। 2 वर्ष के लिए 2 1, 3 वर्ष के लिए आपको ध्यान रखना है 3 3 1, 4 वर्ष के लिए आपको ध्यान रखना है 4 वर्ष के लिए आपको ध्यान रखना है 4 6 4 1, 4 वर्ष के लिए आपको ध्यान रखना है 4 6 4 1। 5 वर्ष आगे इतना पूछते ही नहीं है भाई, लास्ट मैक्सिमम पूछे तो 4 वर्ष का पूछ सकते हैं। एग्जाम में 3 वर्ष लास्ट रहता है, ज्यादातर 3 ही वर्ष, या तो 2 वर्ष का पूछता है या 3 वर्ष का पूछता है, इससे आगे पूछता ही नहीं है, ठीक है। और वैसे ही 5 वर्ष का आप ध्यान रखना चाहते हो तो रख सकते हो, 5 10 10 1 इस प्रकार होते हैं। तो आप तो ये 4 ही ध्यान रख लेना, 4 वर्ष 4 के लिए। अब इसके लिए देखो क्या करना है आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, इसके आप फ्रैक्शन बनाओ तो कितना होगा, 1/10 होगा। या आप बनाते हो तो ठीक, नहीं बनाते हो तो आप डायरेक्ट उसका 10% निकाल दो। अब अगर मैं बात करूं पहले वर्ष की, अगर मैं पहले वर्ष की बात करूं तो देखो पहले वर्ष के लिए 1/10, 1000 का 1/10, 1000 का आप 1/10 निकालो, 1000 का आप 1/10 निकालो, कितना बनेगा भाई 100। पहले वर्ष की अगर मैं बात करूं तो 1000 का कितना होगा 1/10 हो जाएगा यहाँ पे। दूसरे वर्ष अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो पहले वर्ष जो मिल रहा है ना, यहाँ पे देखो ये 100 आ रहा है। अब की बार आपको क्या करना है, इसका 1/10 लेना है, 100 का 1/10, तो 100 का 1/10 निकालो, कितना होगा 100 का 1/10, देखो 0 से 0 कैंसिल आउट, कितना आएगा 10 आ जाएगा हमारे पास। सबसे पहले आपको क्या करना है, रेट को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, 1/10। अब जितना भी आपको मूलधन दे रखा है उस मूलधन का आपको 1/10 निकाल दो। 1000 का 1/10 निकाला, कितना आ रहा है 100 आ रहा है। अब यहाँ पे जो ये 100 मिल रहा है ना, इसका आपको 1/10 निकालना है, कितना आएगा 10। अगर 3 वर्ष होता तो फिर तीसरे वर्ष में हम यहाँ पे जो मिल रहा है ना इसका 1/10 निकालते, फिर यहाँ पे 4 वर्ष होता तो यहाँ पे जो मिल रहा है उसका 1/10 निकालते। केवल इतना सा काम करना। अब देखो टाइम 2 वर्ष है तो आपको 2 वर्ष में जो गुणांक है ना वो देखना है। 2 वर्ष के गुणांक कितने, 2 और 1। तो पहले गुणांक को तो आप इससे गुणा कर दो, दूसरे गुणांक को आप इससे गुणा कर दो। तो ये कितना देखो 100 × 2 कितना होगा 200, और 10 × 1 कितना होगा 10। इनको इन सबको आप जोड़ दो, जितने भी 2 वर्ष 3 वर्ष उन सबको आपको ऐड करना है, जोड़ना है। तो 200 और 210 ये 10 कितना हो गया 210। तो यहाँ पे जो आ रहा है आपके पास जो चक्रवर्ती ब्याज है वो कितना आ रहा है 200। मूलधन का 1/10 निकालो, फिर यहाँ पे 100 आ रहा है उसका 1/10 10। 3 वर्ष हो तो इसका निकालना है, तो 3 वर्ष होगा तो आपको ये गुणांक काम में लेना है 3 3 1। अब बात करते हैं जो लास्ट जो मेथड है उसकी बात करते हैं अपने। देखो लास्ट मेथड क्या कह रही है, देखो लास्ट मेथड में आपको बता रहा हूं, मेथड नंबर 6 लास्ट मेथड। अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा है 10%, इसको आप फ्रैक्शन में बदल दो, कितना बनेगा 1/10। भाई जो आपको देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये आपके पास कितनी है 1/10। अब आपको क्या करना है कि जो समय दे रखा है ना, जो समय दे रखा है उसके आप इस पे घात चढ़ा दो। कितनी आ रही है भाई 10 पे घात 2 कितना बनेगा 100 आएगा। और यहाँ पे आपको देखो क्या दे रखा है, मूलधन दे रखा है। यहाँ पे मूलधन आपको कितना दे रखा है 1000 दे रखा है, जो मूलधन है वो कितना दे रखा है 1000। अब जैसे आप इसमें समय की घात चढ़ाते हो तो कितना आ रहा है भाई 100 आ रहा है। तो आपको ये देखना है कि ये जो 100 है ना यहाँ पे मूलधन में है कि नहीं, ये चीज आपको चेक करनी। यानी मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पे जैसे आप समय की घात चढ़ा रहे हो, जितना आ रहा है जैसे 100 आ रहा है तो ये 100 से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। देखो 100 से आप इसको डिवाइड करो, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो अब आपको क्या करना है, अगर ये कंडीशन हो तभी ये चीज लागू होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो अगर ऐसा हो, जैसे इसमें देखो ये 100 है और यहाँ पर भी देखो आपको 100 मिल रहा है, तो अब जो मिश्रधन बनेगा वो इससे आगे वाली संख्या का वर्ग बनेगा। जैसे यहाँ पे 10 है तो 10 से आगे वाली संख्या कितनी होगी 11, तो 11 का वर्ग कितना होगा, 11 का वर्ग कितना होगा 121। अब इसमें देखो 100 था, 100 के साथ में 0 पड़ा है तो यहाँ पर भी आपको 0 चिपकाना है।
यानी यहाँ पे जो 100 आ रहा है, इस 100 से आप इसको डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा? 10 बार जाएगा, यानी ये इसका 10 गुना है। तो जो मिश्र धन भी होगा वो इससे आगे वाली जो संख्या है 11 का वर्ग निकालो, उसका 10 गुना होगा। तो यहाँ पे ये चीज है, अगर यहाँ पे देखो वर्ष 3 होता तो यहाँ पे घात 3 लगती, तो यहाँ पर भी घात कितनी आती? 3 ही आती है यहाँ पे घात। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे 100 है, 100 के साथ में एक 0 पड़ा है, तो यहाँ पे आगे वाली संख्या का वर्ग निकालो 121, उसके साथ में भी आपको क्या करना है? एक 0 चिपकाना है। अब अपने निकालना है क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपको पता है भाई कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? ये तो अपना हो गया मूलधन, ये हो गया मिश्र धन। तो आप मिश्र धन में से मूलधन घटा दो, यानी 1210 में से आप 1000 घटा दो तो कितना बचेगा हमारे पास? 210 रुपया बचेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखिए। यहाँ पे देखो कई बार गलती हो जाती है, हम कई बार यहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं और आगे वाली संख्या तुरंत ऐसे निकाल देते हैं, 0 चिपका देते हैं। ये आपको देखना है ये इसका कितना गुना हो रहा है। यहाँ पे इसका देखो 10 गुना हो रहा है ना ये, तो इससे आगे वाली संख्या आपको लेनी है। यहाँ पे आगे वाली संख्या 11 का यहाँ पे जितनी घात है उतनी घात यहाँ पे लगानी है। यहाँ पे आपने जितना गुणा किया उतना ही फिर इसको गुणा करना है, तो वो हमेशा क्या बनेगा? मिश्र धन बनेगा। तो मिश्र धन में से मूलधन घटा दो तो चक्रवर्ती ब्याज निकल के आएगा 210। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1600 रुपये का 25% की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो। अब मैं आपको 2 तरीके बता रहा हूं, केवल आपको वो 2 तरीके ध्यान रखना। उन 2 तरीकों से पूरी जो प्रश्नावली है वो आपको कंप्लीट हो जाएगी। और यदि वो आपको अच्छे ना लगे, या मैंने आपको जो 6 तरीके बताए उनमें से यदि आपको कोई दूसरा अच्छा लग रहा है तो आप उससे कर सकते हो। ये हो सकता है किसी को कोई और पसंद हो, ठीक है। तो अपने बात करते हैं भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दे रखी है आपको? 25%। 25% के आप फ्रैक्शन बनाओ, तो 25% के आप फ्रैक्शन बनाओगे कितना बनेगा? 1/4। अब देखो यहाँ पे जब 4 रुपए उधार देते हो तो आपको 1 रुपए का ब्याज मिलेगा। तो यानी मैं कह सकता हूं पहले वर्ष में देखो 4 से 5, पहले वर्ष में 4 से 5 होगा, 1 ब्याज मिलेगा। दूसरे वर्ष में भी कितना होगा? 4 से 5। टोटल 2 वर्षों की बात करूं, पूरे 2 वर्ष बाद, तो देखो 4 × 4 कर दो कितना होगा? 16। 5 × 5 कर दो कितना होगा? 25। यानी जो हमारा ये मूलधन बनेगा और ये क्या बनेगा? हमारा मिश्र धन बनेगा। तो ये तो हो जाएगा 16 यूनिट और ये हो जाएगा कितना? 25 यूनिट हो जाएगा। तो ये आ रहा है मूलधन और ये क्या आ रहा है अपने पास? मिश्र धन आ रहा है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे ध्यान दो, अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रत्येक वर्ष के लिए समान हो तो यहाँ पे देखो ध्यान देना, टाइम 2 वर्ष है तो आप इस पे देखो घात 2 लगा दो। 4 पे घात 2 कितना होगा? 16। 5 पर भी घात 2 लगा दो, 5 पे घात 2 कितना होगा? 25। अगर यहाँ पे टाइम 3 वर्ष होता तो आप इस पे घात 3 लगा दो और इस पे भी घात 3 लगा दो। टाइम 4 वर्ष होता, इस पे घात 4 लगा दो, इस पे घात 4 लगा दो। ये चीज ध्यान रखनी, ये तभी लागू होगी जब प्रत्येक वर्ष में जो दर है वो सेम हो। अगर दर अलग हो, मानो पहले वर्ष के लिए 10%, दूसरे वर्ष के लिए 12.5% हो, तब ये लागू नहीं होगा, क्योंकि उस कंडीशन में यदि आप यहाँ पे टाइम लगाते हो तो दूसरे वर्ष के लिए भी वही दर काउंट हो जाती है, जबकि दूसरे वर्ष के लिए दर अलग है, तब आपको अलग अलग लेके इसे करना पड़ेगा। अगर दर सेम हो तो आप लगा सकते हो। अब देखो 16 यूनिट ये हमारा क्या है भाई? मूलधन है, और मूलधन है कितना? 1600। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं भाई 16 यूनिट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी? 1600 रुपए के। तो यहाँ पे देखो आप 16 से इसके आप डिवाइड करो, यानी ये डायरेक्ट ही पता चल रहा है, इसके आप 2 0 चिपकाओ, यानी इसको आप 100 से गुणा करोगे तो ये 1600 बनेगा। भाई यहाँ पे 16 से ये कटेगा एक बार, यानी 1 यूनिट की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो कितनी है? 100। आपको ज्ञात करना है चक्रवर्ती ब्याज, CI ज्ञात करना है। 16 यूनिट और ये मिश्र धन 25 यूनिट, तो इनके बीच का अंतर कितना हो गया भाई? 9 यूनिट हो गया। बीच का जो अंतर है वो कितना आ रहा है? 9 यूनिट। तो आप 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 100 है, तो 9 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 900 रुपये होगी। तो आपका जो चक्रवर्ती ब्याज बनेगा वो कितना होगा? यहाँ पे
900 रुपये होगा। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, 512 रुपये का 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा। अब की बार आपको 3 वर्ष का ब्याज ज्ञात करके बताना है। तो यहाँ पे आप देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की जो दर है वो आपको दे रखी है 12.5%। ब्याज की जो दर है 12.5%। 12.5% की आप फ्रैक्शन बनाओ भाई। 25% की कितनी आ रही थी, 1/4। 12.5 25 का आधा है, तो 1/4 का आधा कितना होगा, 1/8 होगा। अब यहाँ पे आप देखो 1/8 का मतलब हो गया, जब 8 रुपये ब्याज आप उधार देते हो तो आपको 1 रुपये का ब्याज मिलेगा। तो यानी पहले वर्ष में बात करूं तो 8 से कितना होगा 9, दूसरे वर्ष में कितना होगा 8 से 9, तीसरे वर्ष में कितना होगा 8 से 9, 2 वर्ष हो तो यहां तक रहेगा, 3 वर्ष हो तो यहां तक, 4 वर्ष हो तो एक बार और होगा। पूरे 3 वर्ष बाद अगर मैं बात करूं तो कितना होगा, देखो 8 गुणा 8 कितना होगा 20, 64, 64 गुणा 8 कितना होगा 512। देखो 9 ने 81, 81 इंटू 9 कितना होगा 729। ये हमारा क्या होगा भाई, प्रिंसिपल होगा। ये हमारा क्या होगा, अमाउंट यानी मिश्रधन होगा। यानी 512 वो क्या मूलधन, यहां पर देखो 512, यहां पर भी 512, इसका मतलब जो एग्जैक्ट जो मूलधन है वो यहाँ पे आ रहा है। अब आप इसको यूनिट में मानने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 512 यूनिट बराबर 512 करोगे तो 1 यूनिट बराबर 1 होगा, तो 512 बराबर 512 ही होगा। तो मूलधन हमारा आ चुका है कितना 512, मिश्रधन कितना आ रहा है 729। इनके बीच का जो अंतर होगा वो क्या होगा, CI होगा। बीच का अंतर कितना है, देखो 9 में से 2 जाएगा कितना 7, 2 में से 1 जाएगा कितना 1, 7 में से 5 जाएगा कितना होगा 2। यानी जो मूलधन बनेगा, जो चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा वो कितना होगा 217 रुपये हो जाएगा। अब देखो टाइम कितना है, यहाँ पे देखो टाइम आपको 3 वर्ष का दे रखा है। यहाँ पे मैंने देखो बता रखा 8 और 9 आ रहा है, ये पहले वर्ष का। अगर जो परसेंट की जो दर है वो अगर सेम हो प्रत्येक वर्ष के लिए, जितना वर्ष का पूछा आप उतनी इसमें घात लगा दो। अगर 3 वर्ष का पूछा तो आप इसमें घात 3 लगा दो। पहले 1 वर्ष का निकाल लो, अब जितने भी वर्ष का पूछा उतनी घात लगा दो। तो यहाँ पे देखो घात 3 आ रही है, यहाँ पर भी घात 3, क्योंकि टाइम 3 वर्ष। 8 पे घात 3 कितना होता है 512, 9 पे घात 3 कितना होता है 729। ये तो हमारा मूलधन, वो हमारा मिश्रधन। अंतर कर दो दोनों का, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3375 रुपए का 6 से 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्रधन कितना होगा। अब की बार आपको मिश्रधन पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है कि अमाउंट कितना होगा, फंडा वही रहेगा। यहाँ पे देखो इसका सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई 6 से 2/3%, ये ब्याज की दर है। इसको आप फ्रैक्शन में बदलो। फ्रैक्शन में देखो बदलने के लिए क्या करोगे भाई, 6 इंटू 3 कर दो 18, 18 में 2 जोड़ दो कितना होगा 20, ये बनेगा 20/3। परसेंटेज हटेगा बट्टा कितना आएगा 100 आ जाएगा। परसेंटेज हटेगा बट्टा कितना होगा 100। तो ये देखो 20 से कटेगा एक बार, 20 से कटेगा 5 बार, तो ये कितना होगा 1/15। भाई 5 इंटू 3 कितना होगा 15, तो ये हो जाएगा 1/15। यानी जब 15 रुपये आप उधार देते हो तो 1 रुपये का ब्याज मिलेगा। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकाले तो पहले वर्ष कितना होगा भाई, मूलधन आप 15 रुपये उधार दे रहे हो, 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है, 15 और 1 रुपये का ब्याज, ये कितना हो गया मिश्रधन 16, 1 वर्ष में बनेगा। दूसरे वर्ष में कितना होगा 15 से 16, तीसरे वर्ष में भी कितना होगा 15 से 16 होगा। पूरे 3 वर्षों बाद, पूरे 3 वर्षों बाद, तो इनको आप आपस में गुणा कर दो, 15 गुणा 15 गुणा, यानी गुणा करने का मतलब देखो 3 वर्ष है टाइम, तो इस पर आप क्या करो 3 की घात लगा दो, इस पर भी आप क्या करो 3 की घात लगा दो। तो 15 पे घात 3 कितना बनता है 3375। और इधर देखो 16 गुणा 16 यानी 16 पे घात 3। और वैसे भी देखो टाइम क्या है 3 वर्ष,
प्रत्येक वर्ष के लिए दर भी समान है, तो आप डायरेक्ट समय की घात ही लगा दो। 16 पे घात 3 यानी 16 का क्यूब कितना होता है 4096। 4096 ये आपको 15-20 तक वर्ग और क्यूब ध्यान में रखना है। बाकी जो शोधक है उनकी मैं ट्रिक बता दूंगा कैसे याद रखना आपको। एक बार आप 20 तक याद रखो, जहां कहीं पर भी काम में आए आप वहां पे यूज कर सको। अब देखो आपसे पूछा गया था आपकी बार मिश्रधन ही तो पूछा था, आपका ये मूलधन रहा और मिश्रधन कितना होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 4096। ब्याज पूछे तो दोनों का आप अंतर कर दो, ब्याज आ जाएगा। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, यहां पे देखो दे रखा 12,100 रुपए का 9 से 1/11% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन कितना होगा। आपसे 2 वर्ष का मिश्रधन पूछ रहा है कि 2 वर्ष का मिश्रधन कितना होगा। तो यहाँ पे देखो आप भाई जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी दे रखी है आपको, वो आपको दे रखा है 9 से 1/11%। 9 से 1/11% ये आपको दे रखा। इसके आप फ्रैक्शन बनाओ भाई, जैसे फ्रैक्शन बनाओगे तो देखो 11 × 9 कितना 99 और 1 कितना होगा 100, यह बनेगा 100/11। परसेंटेज हटेगा तो बट्टा कितना आएगा 100। तो देखो 100 से 100 कैंसिल आउट कितना बनेगा 1/11। ये है ना आप 10-15 जो ये आती है बार बार एग्जाम में ये पूछे जाती है, इनके आप डायरेक्ट ही याद कर लो भाई। 9 से 1/11 है उसका कितना होगा 1/11 होगा। 11 से 1/9 है उसका 1/9 होगा। 12.5 का 1/8, 25 का 1/4। या वर्बली मौखिक याद करो ताकि आपको बार बार ऐसे निकालना ना पड़े, आपका जो टाइम है वो बच जाए। अब देखो अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल और अमाउंट के रेशियो की, तो ये क्या होगा। तो देखो पहले वर्ष कितना होगा, देखो 10 ब्याज मिलेगा, सॉरी 11 तो मूलधन हो गया और 1 क्या मिलेगा ब्याज। तो पहले वर्ष में 11 से कितना बनेगा 12। दूसरे वर्ष में कितना होगा 11 से 12। पूरे 2 वर्षों की अगर बात करूं 2 वर्षों की, तो देखो 11 × 11 कितना होगा 121। 12 × 12 कितना होगा 144। ये देखो मामला यूनिट के अंदर चल रहा है, ये भी क्या है यूनिट। आपके जो यहाँ पे मूलधन है वो कितना है 121 यूनिट, और यहाँ पे देखो मूलधन कितना है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देखो 121 के साथ में 2 जीरो चिपका हुआ है, यानी यहाँ पे कितना है 12,100 रुपया, यानी 121 यूनिट की वैल्यू 12,100 है। तो देखो 121 से 121 एक बार कटेगा कितना आएगा 100 आएगा, यानी 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है 100। तो 144 की कितनी होगी 144 के भी आप 100 से गुणा कर दो। 1 यूनिट बराबर 100, तो 144 बराबर कितना होगा 144 को 100 से गुणा कर दो, या फिर यहाँ पे देखो आप 2 जीरो चिपकाओ तो ये कितना बनेगा 12,100। भाई इसके 121 के 2 जीरो चिपका हुआ है, तो यहाँ पर भी आप 2 जीरो चिपका दो तो कितना होगा 114,400 रुपये। तो जो आपका मिश्रधन है वो कितना बनेगा 14,400 रुपये हो जाएगा। ब्याज पूछे तो दोनों का आप अंतर कर दो, 121 और 144 का अंतर करके निकाल लो कितना होगा। आज के लिए अपना इतना ही रखते हैं, आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।